नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तालिबान और भारत के रिश्तों के बारे में, साथ ही जो इज़राइल और हमास के बीच शांति समझौता गज़ा को लेकर के हुआ है, उसमें हकीकत में कितना चीज़ें अमल में आ पाएंगी, कितना हासिल होगा, कितना हकीकत, कितना फसाना। और बात करेंगे हमारे त्योहारों के सीज़न के बारे में जो शुरू हो चुका है, और अब धनतेरस, दिवाली, लगातार भारत में त्योहारों की बहार जो छठ पूजा तक चलने वाली है। एक-एक करके इन विषयों पर बात करेंगे अपने अभिषेक सर से। सबसे पहले हम बात करते हैं तालिबान। अभिषेक, एक समय था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यही 31 दिसंबर आ रहा था और हमारा IC-814 त्रिभुवन हवाई अड्डे से नेपाल से चला और आखिरकार तालिबान के कब्जे में कंधार में उतरा और फिर आतंकवादी छोड़े गए और सारी बातें कांधार हाईजैक, जिसे कांधार हाईजैक से लेकर आज तालिबान के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और भारत के साथ तालिबान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली शायद अभी हमने उनको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बैकडोर चैनल डिस्कशन सब चल रहे हैं। और आज मैंने सुना कि बगराम एयरबेस को लेकर के भी कुछ भारत ने तालिबान का ही समर्थन किया है। तो क्या है ये सारा मामला, जरा आप हमको समझाएं कि भारत और तालिबान और दोनों के रिश्ते। थैंक यू सर। जैसा आपने सर शुरुआत में कहा कि भारत का तालिबान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन कभी नहीं रहा। 96 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा जी। इसके बाद 2021 में जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ करती है, फिर तालिबान आ जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान को एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मान रखा, उस पर बैन लगा रखा है। दुनिया भर के लिए और भारत के लिए भी तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेक्स्ट टू टेररिस्ट ग्रुप है। तो हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तो रखेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। भारत के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हम तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है सर, कहा यह जाता है कि कूटनीति में एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते या आप अपने पड़ोसियों को चुन नहीं सकते। अटल जी कहते भी थे कि आप अपना इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल कैसे बदलेंगे? हाँ, कैसे बदलेंगे? तो समस्या ये है कि भारत जिन पड़ोसियों के साथ है, आपको नेगोशिएट भी तो इन्हीं पड़ोसियों के साथ करना है। बिल्कुल, जीना मरना इन्हीं के साथ है। तो जो आपने कहा कि एक दौर वो था कि जब हमारा कांधार प्लेन वहां उतरा था, उस समय भी देखिए अटल जी की सरकार थी और फाइनली हमको तालिबान से ही बात करनी पड़ी थी उस प्लेन को छुड़वाने के लिए, रिलीज कराने के लिए। तो इस बार भी ऐसा ही है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम तालिबान से बात करें या ना करें। और इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस, यू डोंट हैव चॉइस, इट इज कंपल्शन। इट इज कंपल्शन बाय फोर्स, इट्स नॉट बाय चॉइस। सही बात। और इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस तो हमेशा से रहे हैं सर, ये माना भी जाता है। बहुत पुराने और बड़े अच्छे रिश्ते रहे, हमेशा से अच्छे रहे। पठान समय अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान की रियासत का ही हिस्सा था। और सर देखिए पठानी सूट कितना फेमस है भारत और में। बल्कि अगर आप इतिहास में देखें तो भारत की पहली सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार, राजा महेंद्र सिंह अफगानिस्तान, और कई हिंदी सिनेमाओं की शूटिंग अफगानिस्तान में। खुदा गवाह एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, वो भी अफगानिस्तान में। और प्लस भारत सरकार अफगानिस्तान में जबरदस्त इन्वेस्ट करती है। याद है रविन्द्रनाथ टैगोर की वो काबुली वाला, जिसमें एक खान पठान आकर कैसे छोटी बच्ची से उसकी जो ममतामयी मोहब्बत होती है और वो उसके मतलब दोनों एक दूसरे को बेटा और बेटी और पिता की तरह मानते हैं। कितनी फेमस मासूमियत और कितनी करुणा और कितनी भावनात्मक कहानी थी। वही ये प्रूफ करता है ना कि इंडिया अफगानिस्तान के रिश्ते बड़े रूहानी, बड़े जज्बाती और बड़े पुराने हैं। तो चाहे वहां देखिए, चाहे सर सड़क हो, चाहे वहां की पार्लियामेंट हो, सब इंडियन बिल्ड है, बांध सब। और अभी जब वहां पर अभी अर्थक्वेक आया था तो भारत सरकार ने सबसे पहले वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई, बहुत ज्यादा मदद भेजी थी। तो तालिबान भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब तालिबान के विदेश मंत्री जो भारत आए हैं, आमिर खान मुत्तकी, वो ये चाहते हैं कि इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करे और दोनों के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियली कह भी दिया गया दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स अफगानिस्तान सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो तालिबान की तरफ से भी ये कहा गया है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अगेंस्ट इंडिया नहीं होगा। क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान करता रहता है।
जो उनका बॉर्डर एरिया लगता है वहां पर कई टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है और उन रेडिकल लोगों को अगेंस्ट इंडिया वो यूज करता है। तो इंडिया ने अपना ये कंसर्न शो किया और आमिर खान मुंतकी ने इसको एडमिट भी किया है कि हम इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे कि अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। और आप देखिए बड़ा लंबा दौरा है सर इनका, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। अच्छा। हाँ, और इसमें आगरा जाएंगे। अच्छा, तालिबान ताजमहल देखने जाएगा। बड़े फुर्सत से आए हैं भाई, बामियान बुद्धा को खत्म करने वाला ताजमहल की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये सब चेंज है, ये चेंज है। देखिए डिप्लोमेसी में कितना चेंज, इसीलिए कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। और हेनरी किसिंगर की वो लाइन कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद देवबंद भी जाएंगे, यूपी भी आ रहे हैं। बताइए क्या बात। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तान में सर, अफगान सहारनपुर के ही लाइन पर जो वहाँ बना है। हाँ, बहुत बड़ा, वहीं से ये पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये वहीं से इनकी स्कूलिंग हुई है। तो ये फाइनली देखना चाहते हैं, इंडिया का ओरिजिनल देवबंद देखना चाहते हैं। तो इनको आना है। तो मोहब्बत के मुजस्समे से निकलकर ताजमहल देखने के बाद वो जो है तालीम और इल्म की दुनिया में आएंगे। तो ये दिखा रहा है कि अब इंडिया भी अब क्या करे, मजबूरी है कि हमको अफगानिस्तान के साथ तालिबान से बात करनी। लेकिन मैं बताऊं, मैं खान पठान लोग जो अफगानिस्तान लोग हैं उनकी बात का बड़े कौल और कायल रखता हूं, क्योंकि वो जबान के बहुत पक्के होते हैं। और दूसरा वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानते हैं। और सर उनके मन में इंडिया के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत खास जगह है। और वो बड़े कौल और जबान के आदमी होते हैं। जैसे अगर आपने कह दिया ये पठान की जबान है, ये कहा ही जाता है, मैं पठान हूँ, तो पठान कहना मतलब बड़ा प्राउड का मैटर होता है। पठानी सूट आप देखिए कितना फेमस इंडिया में। अरब कल्चर जो है उसमें अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान एक ऐसी टोपोग्राफी, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है जिसको आज तक दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं पाया। उसको एम्पायर ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। सही कह रहे हैं। साम्राज्यवाद की कब्रगाह है वो। उसकी जो टोपोग्राफी है, जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, वो जिस तरीके से है, ये बात सच सही है कि उसको कोई जीत नहीं पाया आज तक। इसीलिए भारत भी अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिकली ही यूज करना चाहता है, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए। और जो आपने अभी बोला था कि बगराम एयरबेस वाला, तो ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका वांट्स बगराम एयरबेस बैक। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है सर। और जब नाटो फोर्सेस थी तो दे वर यूजिंग दिस बगराम एयरबेस, तो बड़ा वो स्ट्रेटेजिकली है। वहां से सर चाइना जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, 1000+ किलोमीटर की दूरी पर है वहां से। और विद इन एन आवर एक प्लेन वहां पहुंच सकता है, फाइटर प्लेन। और चाइना का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वही सारे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर। तो अमेरिका बगराम से रशिया को भी और चाइना को भी और इधर ईरान को भी, तीनों काउंटर करना चाहता है। सर्विलांस कर सकता है या जो भी करना चाहता है। मतलब स्ट्रेटेजिकली उसको यूज कर सकता है। लेकिन आमिर खान मुंतकी ने, मतलब तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। भारत ने बगराम एयरबेस पे तालिबान के स्टैंड का सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है और मेरे ख्याल में सही किया है कि अमेरिका उसकी सोवरेनिटी के साथ खेले ना। और ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, कोई और देश अमेरिका को इस तरीके से जवाब नहीं दे सकता। तो अल्टीमेटली एक शिफ्ट है सर इंडिया और अफगानिस्तान के इधर तालिबान के रिलेशंस में। अब देखते हैं आगे किस तरीके से क्या होता है। देखिए, तालिबान को लेकर के हमारी झिझक है वो समझ में आती है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर हमारे मन में हमेशा से एक मोहब्बत थी है। और वहाँ के लोगों से हमें क्या लेना देना। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली भाई उनके भलाई के लिए हम काम करें। तो तालिबान अब ठीक है, अगर तालिबान इम्प्रूव कर रहा है, और तालिबान ने सर पहलगाम हमले को भी कंडेम किया था। तो ये बहुत चेंज आया। और ये सब प्लानिंग सर आप देखिए बहुत अंदर ही अंदर चल रही थी। जनवरी में, इस साल के शुरुआत में जनवरी में, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब आमिर खान मुत्तकी से दुबई में मिलते हैं। वहां से ये प्लानिंग होते 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 फाइनली अब इम्प्लीमेंट हुई। और इंडिया आने के लिए इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसको एग्जेम्प्ट करवाया गया, छूट मिली, तब ये भारत यहाँ आए। तो अच्छी बात है अगर आगे रिलेशन चलते हैं तो अफगान प्राइड और इंडो अफगान रिलेशंस जिंदाबाद रहें और आगे बढ़ें, ऐसी उम्मीद करते हैं। और साथ ही एक दुआ और करते हैं
दिल से दुआ करते हैं कि गज़ा के लोगों को अब सुकून, जी चैन जी हाँ, और एक बेहतर ज़िंदगी मिले बेहतर, सही सही। और इज़राइल और हमास के बीच जो हुरेजी जो जंग के हालात थे वो ख़त्म हों और हाँ वहाँ शांति बहाल हो। हाँ, तो आप जो गज़ा पीस जी प्लान जी, ट्रंप ने डिक्लेयर किया और उसको ऑफिशियली अब हमास और इज़राइल दोनों ने एक्सेप्ट कर जी लिया है। सर, जी सर। आप ज़मीन पर उसको कितना देखते हैं कि हकीकत में वो लागू हो पाएगा या धरातली धरातल, यथार्थ पर उसकी जी क्या सत्यता आपको नज़र आती है? सर, वैसे तो मुझे इस पर डाउट है, डाउट है। क्योंकि एक बार ऑलरेडी इससे पहले भी सीज फायर हुआ था, लेकिन वो बहुत दिनों तक चला नहीं था। पाया। अब इसमें भी कितना दम है, ये कितना अगर हो जाता है सर, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो मैं भी ये चाहूँगा कि ये झगड़ा बंद होना चाहिए। एक शेर है कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, जी, हम भी थक जाएंगे तुम भी तुम भी जाओगे। थक जाओ। हाँ, सही। तो बात ये है ना कि आपने मेरे 100 मारे, मैंने आपके हाँ 500 मारे, फिर आपने हाँ मेरे 1000 मारे, हाँ, मैंने आपके 2000 जी मारे। जी जी, कहीं ना कहीं तो उसका रुकेंगे, रुकना पड़ेगा एक दिन ना। तो सब मर जाएंगे। वही है, एन आई टू एन आई हाँ, विल विल मेक मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ब्लाइंड। अब आप देखिए कितनी ये महंगी शांति है, 70,000 लोग मारे गए हैं। मैं तो ये नहीं सोचता कि हमास को हासिल क्या हुआ जो उसने 7 अक्टूबर 2023 को क्या हासिल पागलपन हुआ? वाली हाँ भरी कार्रवाई की। हाँ, उसके बदले में उसने अपने कितने हजार, 50, 60, 70 हजार अपने निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों को मार मरवा दिया। दिया, और जिनका कोई कोई न कोई कसूर, कुछ न नहीं कोई सर। लेना न और देना। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो भी तो सर और वैसे ही है। वो आप देखिए, गजा की तस्वीरें देखिए, वहां जो सफर कर रहे हैं वो हैं तो इंसान। है तो इंसान। और वो खासतौर से फिर अगर आप उम्मा या बिरादरी जी या कौम की बात करते जी, हैं तो वो तो मुस्लिम समाज के मुस्लिम इंसान हैं। समाज से आपको क्या हासिल हो रहा है उनको इतनी तकलीफ में धकेल कर? 70,000 लोग सर, इट्स बहुत नॉट होते अ हैं, स्मॉल अमाउंट। बहुत तकलीफ और दे, बहुत 13 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए उफ, पिछले 2 सालों में। सोचिए जरा सा। इतना खर्च करके, इतने लोगों को मार के, अब कहाँ शांति हो जाए? हासिल देखिए क्या है। और उस बात की भी गारंटी नहीं है सर कि ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, ये कितनी महंगी कीमत कितनी इसकी महंगी चुकानी कीमत। हुआ है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए। आए, अब से कम भी से हम कम जो कहते हैं होस्टेजेस हैं वो रिलीज होंगे, हाँ, अब भी अगर ठीक हो जाए, ठीक हो देखिए जाए। चीजें सुधरें तो इसके लिए कभी भी देर हो ऐसा नहीं हाँ है। हाँ जब अच्छे हो तब हाँ, तब बेहतर। हो जाए और गाजा में शांति आए, वहाँ लोग फिर से रिहैबिलिटेट कराए जाएं। बहुत तकलीफ दे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जो जो बेसिक एम्यूनिटी है वो लोगों को वहाँ मिले, मिले। तो इससे बेहतर फिर और क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो अब तो देखिए इसको लेके पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने गाजा पीस प्लान का समर्थन कर दिया था, तो अब वहाँ के लोग कह रहे हैं इसका मतलब है इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसराइल का समर्थन कर रहा है, बिकॉज वो चाहते ही नहीं है कि ये गाजा पीस प्लान इंप्लीमेंट हो और हमास इस तरीके से सरेंडर करे। वो चाहते हैं हमास शुड कंटिन्यू द बैटल अगेंस्ट इसराइल। ये पागलपन है, ये सनक है, क्योंकि हमास जानता है कि वो इजराइल और अमेरिका के दोनों संयुक्त मोर्चे से अकेले नहीं जीत नहीं लड़ सकता, पाएगा, न नहीं जीत जीत पाएगा। सकता, नहीं जीत सकता। और अपना तो खत्म होगा, लेकिन अपने साथ साथ निर्दोष लोगों को, हजारों लाखों को और मरवा देगा और इतने कोई छोटे छोटे हासिल नहीं। बच्चे सर देखिए वहाँ, मतलब आप देखिए, देख कर बड़ी तकलीफ होती बहुत है। तकलीफ होती है कि तो वो बेचारे भूख प्यास से मर रहे हैं। अब उसके इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिपरकशंस जो हों, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वहाँ अमन व अमान कायम हाँ नहीं, होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। शांति होनी चाहिए और हम इसके लिए दुआ करें, आमीन। मोदी और साहब ने बात भी की है, फोन भी हाँ, किया, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट भी किया बिल्कुल। ट्रम्प को इसके लिए। और पैगंबर साहब को तो कहते हैं भी है कि पीस बी अपॉन हिम, हाँ, उनको तो शांति दूत माना शांति जाता है। दूत। तो भाई सारे लोगों को और शांति के लिए प्रार्थना हाँ, करनी और चाहिए। बताइए आप उनके नाम पर जो है लड़िए उन, वो भी देखते होंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होती होगी तकलीफ होती कि इस तरीके से छोटे बच्चों को और औरतों को, मतलब किसी को भी अगर आप मार रहे हैं कहीं से भी, चाहे वो हमास इसराइल को मारे, इसराइल हमास को मारे, मरता नहीं, तो मैं अभी इंसान ही तो है ये भी सर। देख रहा था कि जो ह्यूमन एड के नाम पर वहाँ पर मदद करने वाले लोग हैं, वो वहाँ के जो महिलाएं हैं उनसे जी कहते हैं कि सेक्स फेवर चाहते हैं, हाँ, तब तुम्हारी मदद तब करें। तुम्हारी मदद करेंगे। सोचिए तो जरा आप सा। समझिए कितनी मोरालिटी मर चुकी है। और ऐसे ऐसी कंडीशन का लोग फायदा उठाते हैं। बहुत बात ये है तकलीफ थी।
तो ठीक है, हम तो कहते हैं अगर नोबेल पीस प्राइज भी ट्रम्प को मिल जाता अरे है तो भैया उनको 2 ठीक बार है, दे दे दीजिए। दीजिए, आप दे हाँ, दीजिए। हाँ। कम से कम भैया इस झगड़े से, इस लड़ाई से हाँ, बिल्कुल, मुक्ति बिल्कुल। मिले दुनिया बल्कि में। हम कहते हैं नोबेल पीस प्राइज इनको 2 बार दीजिए और एक बार हाँ, हमास को भी दे हमास को भी दे दीजिए। दीजिए। और हम तो कहें भैया नेतन्याहू और हमास को साथ साथ दे से दे दीजिए। दीजिए, एटलीस्ट शांति आए, अमन आए इस दुनिया में, हाँ, ताकि लोग आगे खुशहाल जीवन जी सके। सही कह रहे हैं। अब देखिए कितना होता है अच्छा, पूरा। चलते चलाते एक बात और आपसे करेंगे कि भारत त्योहारों का देश जी है जी सर, कहा ही जाता है और हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा त्योहार भारत में ही होते भारत हैं। में सारी दुनिया में होते हैं। हाँ। और मैं देखता हूँ जब भी त्योहार हमारे यहाँ आते हैं, खास तौर से धनतेरस है, दिवाली है, या और जितने भी त्योहार हैं, ईद है, शबरात है, जैसे आज हम लोग जब शूट करा रहे हैं तो करवा चौथ है। आज करवा चौथ है, तो ये मैं देखता हूँ कि ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में, जी उद्यम को चलाने में जी, और देश की खुशहाली में इनकी बड़ी भूमिका बहुत है। बहुत सिर्फ इसका धार्मिक या एक रिचुअलिस्टिक पक्ष या रूढ़िवादी पक्ष भी नहीं है, नहीं, ये इकोनॉमिकल है, हाँ आर्थिक आर्थिक है, गतिविधि को चलाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बहुत उद्यम है। महत्वपूर्ण, बहुत तो महत्वपूर्ण। आप आज करवा चौथ पर और आने वाले धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा तक जितने तीज जी त्योहार पूरे भारत में हैं, उन पर देश की अर्थव्यवस्था में ये कैसे एक बूस्टर का काम करते हैं, एक कैटेलिटिक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। आप तो विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के, थोड़ा हमें भी बताइए। आपने सब कुछ आपने बता ही दिया है कि बात सच है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं सर, वो इकोनॉमी को ऑक्सीजन देते हैं हाँ, कि एटलीस्ट कम से कम काम मिलता है, डिमांड बढ़ती है, जनरेट होती है। अब आपने कहा छठ तक, बल्कि मैं तो इसको न्यू ईयर तक लेके जाऊंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह कि रहे हैं। न्यू ईयर तक बिल्कुल ये ठीक चलता है, हाँ। जो नवरात्र से हमारे क्या नहीं, शुरू आई होता है। स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल सही कह रहे और हैं। इसीलिए आप देखिए आई एडमिट कि जीएसटी भी गवर्नमेंट ने नवरात्र के पहली हाँ, नवरात्र 22 से कम तारीख किया से था, लगाया। हाँ, क्योंकि यही वो पूरा पीक सीजन है जब आदमी सबसे ज्यादा खरीदारी बिल्कुल करता ठीक है, है, नवरात्र से नए साल तक। नए साल तक। हाँ, तो ऑटोमेटिक, अब जैसे सर आज जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो करवा है, हाँ, अब आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि करवा चौथ वाले दिन मार्केट में कितनी खरीदारी होगी, हाँ, कितने स्मॉल सेक्टर के लोग। अब आप देखिए मार्केट में लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं मेहंदी लगाने के लिए, एक हाथ का 100 रुपए, दो हाथ का 200 रुपए। अगर 10 महिलाओं ने भी, लड़कियों ने लगवा लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिन का 5,000, 8,000, 10,000 रुपए कहीं का नहीं गया, सही बात। वो कमा के लेके गए, तो ऑटोमेटिकली उनको उससे पैसा मिला। इसी तरीके से मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, डिमांड जनरेट होती है, लोग परचेज करते हैं, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है। अब जैसे जीएसटी जब कम हुआ था तो आप देखें मारुति ने रिकॉर्ड तोड़ दिया बुकिंग में, 30,000 गाड़ियां बिक गई उनकी एक दिन में। एक दिन। तो आप समझिए भी धनतेरस टाटा की आएगा, 10,000 गाड़ियां 10,000। अब धनतेरस आएगा, दिवाली आएगा, आप देखिए कितनी शॉपिंग होगी, उसमें खोआ, मावा, हाँ, मिठाई, सोना, पटाखे, चांदी, पटाखे, हीरे जवाहरात से लेकर कपड़े, हाँ, हर चीज, बर्तन। तो आदमी फेस्टिवल्स का, त्योहारों का वेट करता रहता है कि नहीं नहीं हम अपनी इस डिमांड को त्योहार में ही पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि आदमी मानता है कि ये शुभ दिन होता है, जैसे गाड़ी लेनी है तो धनतेरस वाले दिन लेंगे तो गाड़ी हमारी हमको फायदा पहुंचाएगी। तो अल्टीमेटली चाहे आप उस एंगल से देखिए चाहे इकोनॉमिकल एंगल से देखिए, पैसा तो जा रहा है ना मार्केट में। तो इस छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटे स्मॉल सेक्टर के लोग, इवन आजकल तो अब ई कॉमर्स कंपनियां वेट करती हैं त्योहारों का। अरे वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट और न जाने जितने बड़े इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो बोनांजा बोनांजा निकालते हैं 50% और न जाने क्या क्या और, ऑफर। और सर अब तो आप देखिए इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है इन फेस्टिवल्स का, टीवी पर इतना ऐड आता है, रक्षाबंधन हो, इवन 15 अगस्त, 26 जनवरी का भी लोग वेट करते हैं। अब ये कमर्शियल इवेंट हो गया, कमर्शियल इवेंट हो गया, तो मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होती है कि लोग इस चीज का यूज करना चाहते हैं। तो मार्केट, इकोनॉमी जानती है कि हमें कैसे इस फेस्टिव सीजन को यूज करना है अपने लिए। तो इससे खेती को भी फायदा है, इससे इंडस्ट्री को भी फायदा है। अब आप ऑब्वियसली बात है, दिवाली आएगी तो आप देखिए उसमें लैया है, तो लैया है और मीठे वाले बताशे हैं, खिलौने हैं। हम कहते हैं कम से कम ही आदमी लेगा, कुम्हार से वो दिया है, कैंडल्स हैं, क्रैकर्स हैं। तो जब ये सब चीजें मार्केट में आ रही, लोग खरीद रहे हैं, तो इसका फायदा इकोनॉमी को तो खील बताशा गट्टा। और क्योंकि कमर्शलाइज है तो स्टेटस पे लगाने के लिए, व्हाट्सएप पे लगाने के भी काम आता है कि मेहंदी मैंने लगवाई है आज जो है, तो स्टेटस भी तो लगेगा। सही कह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप मेहंदी लगवाने मार्केट में जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो पैसा तो आप देंगे ही देंगे ना, जाहिर सी बात। तो ये फायदा है। तो नवरात्र से नए साल तक
शुभकामना हर हाल की। और कलम को, दवात को, चूल्हे और परात को हिम्मत और हौसला मिले हर हाल की। शुभकामना नए साल की, शुभकामना नए नए साल साल दिवाली की मुबारकबाद, करवा चौथ की मुबारकबाद और छठ पूजा से लेकर नए साल तक आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।